Hello students, welcome to my channel. We were solving the NCERT exercise questions. Now in this lecture we will solve the question number from 7 to 10. Okay students. Question number 7. Okay. A ball gently drop from a height of 20 meter. एक बॉल है जो कि 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप की जा रही है. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square. First of all, first condition इसकी कोई जो बॉल है उसको सपोज हमने कंसीडर किया कि ये 20 मीटर की हाइट है, जिस हाइट से किसी भी बॉल को हमने ड्रॉप किया है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है किस रेट से? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये वेलोसिटी नहीं है, इस रेट से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और आपको यूनिट से भी पता चल जाना चाहिए. यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यूनिट से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक्सेलरेशन है. सो दिस इज A is equal to 10 meter per second square. Height is equal to 20 meter. With what velocity it strike the ground? किस velocity से वो ground पे strike करेगी? So हमने V को कर लिया question mark. After what time will it strike the ground? कितने टाइम के बाद, मतलब जब हमने इसको यहाँ से drop किया तो कितने टाइम के बाद वो नीचे आ जाएगी. So time is equal to question mark. अब आपको मैं कंडीशन बता दूं कि कभी भी अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं फ्रॉम अ हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाइट से थ्रो किया, इन दैट कंडीशन उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि हमें किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए, किसी गिर रहा है वो कहीं हाइट से, तो उसके लिए हमें कभी भी उसको वेलोसिटी देनी नहीं पड़ती. रीजन, क्योंकि अर्थ ऑटोमेटिक उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. ठीक है, तो अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी. और जब जिस टाइम पे वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करने वाली होगी, एट दैट टाइम उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी. ठीक है, तो क्या मैंने बोला कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से थ्रो कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो. आप कभी भी कहीं पे भी क्वेश्चन आएगा कि किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है, आप हमेशा इनिशियल वेलोसिटी जीरो कंसीडर करना. ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो. एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट 20 मीटर. आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी. अब हमें पता है इक्वेशंस ऑफ मोशन. 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर देयर. 3 इक्वेशंस होते हैं. फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. एंड द थर्ड, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अब आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप यूज करते हो तो आपके पास t नहीं है. ठीक है, तो हम ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते. सेकंड में आपको हाइट पता है, हाँ ये इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, बट अगेन द प्रॉब्लम इज आपको टाइम नहीं पता. दैट मीन्स हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड, बिकॉज आपको v फाइंड करना है, u आपको पता है जीरो, एंड एक्सेलरेशन भी आपको पता है. ठीक है, सो वी विल यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. कैसी इक्वेशन यूज करनी है? थर्ड. So by third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. v क्या है? क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है. u जीरो. u जीरो क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने हाइट से थ्रो किया है. कभी भी ऑब्जेक्ट को हाइट से थ्रो करते हैं, इन दैट केस इनिशियल वेलोसिटी हमेशा जीरो होती है. एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हाइट 20 मीटर. ठीक है, सो v जीरो है, ये जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा. 2 इंटू 10, 20 इंटू 400 मीटर. सो v आपको फाइंड करना है. 400 आपका हो जाएगा किसमें? स्क्वायर रूट में. वैसे यहाँ पे भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, सो 400 का आप रूट निकालोगे तो आएगा 20. सो 20 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी. ठीक है, इट इज़ द वेरी इजी क्वेश्चन. सिर्फ आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि ऑलवेज जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं फ्रॉम सम हाइट, तो उसकी जो इनिशियल आपको वेलोसिटी लेनी है वो जीरो कंसीडर करनी है. ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट थिंग है हमारा टाइम. कितने टाइम में वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया. अब हमें पता चल चुका है कि जो हमारा v है वो कितना है? 20 आया था, 20 मीटर पर सेकेंड. अब कितने टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? सो इजिली बाय फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at. v आपका 20 आ चुका है, u जीरो, a 20, एंड टाइम तो आपको फाइंड करना है. सो 20 इज इक्वल टू 10t. सो दैट
दैट मीन्स t इज इक्वल टू 20/10. इट विल गिव यू 0 to 0 कैंसर 2 सेकेंड्स. कितने टाइम में वापस आया है? 2 सेकेंड्स में. 2 सेकेंड्स में वो जो ऑब्जेक्ट है आपका वो ग्राउंड पे आ गया. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. The speed time graph for a car. This is the speed time graph for a car and you have to find how far does the car travel in the first 4 seconds. From first 4 सेकेंड में, मतलब 0 से 4 सेकेंड तक वो कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये आपको फाइंड करना है और उतने एरिया को शेड करना है. मैंने सिर्फ इतना पोर्शन बनाया है क्योंकि उतने में हमारी हेल्प हो जाएगी. आप क्वेश्चन देख सकते हो. ठीक है, सो आपको पता है एरिया इंक्लोज्ड अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ इज इट विल गिव द डिस्टेंस. ठीक है, तो हमें डिस्टेंस ही फाइंड करनी है, हाउ फार डज इट ट्रेवल. ठीक है, चलो तो निकालते हैं. पहले मैं आपको बता दूं टोटल कॉलम्स आप काउंट कर लेना फ्रॉम योर एनसीईआरटी. ठीक है, टोटल इसके अंदर जो स्क्वायर्स हैं वो कितने स्क्वायर्स हैं? 63. फर्स्ट पोर्शन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. सो 63 स्क्वायर्स आर देयर. कितने स्क्वायर्स हैं? 63 स्क्वायर्स आर देयर. ठीक है, सो हमें फाइंड फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड. ठीक है, 0 to 2 एक्स एक्सिस में, 0 से 2 एक्स एक्सिस में कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स आर देयर. सो 5 स्क्वायर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 2. 5 स्क्वायर्स की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड, क्योंकि ये टाइम है तो सेकेंड में होगा. तो 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1 स्क्वायर विल बी 2/5 सेकेंड. ठीक है, क्लियर. सेम एज 0 to 2 y एक्सिस. 0 to 2 y एक्सिस में कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3, मतलब कितने स्क्वायर्स हैं? 1 2 3. सो 3 स्क्वायर्स की वैल्यू कितनी है? सॉरी, 3 स्क्वायर्स की वैल्यू 2 है. तो 1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? 1 स्क्वायर विल बी 2/3 मीटर पर सेकेंड. मैंने मीटर पर सेकेंड क्यों लिखा? स्पीड टाइम का. दिस इज द टाइम एंड दिस वन इज द स्पीड. ठीक है ना. अगर आप एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करोगे तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर क्या होगा? इट विल बी 2/5 सेकेंड मल्टीप्लाइड 2/3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्या देगा? 4/15 मीटर. एक स्क्वायर का एरिया कितना है? 4/15 मीटर. एक स्क्वायर का एरिया है आपका 4/15 मीटर. सो 63 स्क्वायर्स का एरिया कितना होगा? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 63 स्क्वायर्स. एरिया ऑफ 63 स्क्वायर्स कितना होगा? 4/15 मल्टीप्लाई बाय 63. एक का एरिया हमें पता है 4/15, इसको यहाँ लिख देते हैं 4/15. ठीक है, मीटर. एक स्क्वायर का एरिया हमें पता है 4/15. तो टोटल 63, मतलब इस पोर्शन, इस जो कर्व के अंदर 0 से 4 सेकेंड में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं? 63. तो 63 का स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 4/15 मल्टीप्लाई बाय 63. तो इसको आप कैंसल आउट कर सकते हो. इट विल गिव यू 84/3. सो इट इज 16. ठीक है, 16.8. 15 था, 5 सॉरी 3 से काटना है, 3 5 था. सो 84/5 मीन्स 16.8 मीटर. आंसर कितना आएगा? 16.8 मीटर. ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? 16.8 मीटर. ठीक है, कैसे हमने फाइंड किया? ये थोड़ा सा कर्व था, इसीलिए हमने जो ग्राफ के अंदर जितने भी स्क्वायर्स थे उसको हमने काउंट करके फाइंड आउट किया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. हमने एक्स एक्सिस में एक स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, वाई एक्सिस में एक स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की. सो एक स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट किया, मल्टीप्लाई किया लेंथ इनटू ब्रेड्थ. ठीक है, एक स्क्वायर का एरिया निकाल लिया. देन ठीक है, टोटल 63 स्क्वायर्स हैं इसके अंदर, इस पोर्शन के अंदर. तो 63 का एरिया कितना होगा? 16.8 मीटर. और एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो कितना ऑब्जेक्ट ने मतलब कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इट इज 16.8 मीटर. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, सो सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार. ठीक है, सेकेंड पार्ट है विच पार्ट, कौन सा पार्ट है इसमें जो आपको यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है? विच पार्ट शोज द यूनिफॉर्म मोशन? विच पार्ट शोज द यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन, इस ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन
कौन सा पोर्शन शो कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन देखिए, पहले तो ये ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये स्ट्रेट हो गया, मीन्स अब जो है वो यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन आ गई। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि जो स्पीड है वो अब चेंज नहीं हो रही, टाइम तो चेंज हो रहा है बट स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ये कंडीशन कब से स्टार्ट हुई, थोड़ा सा कर्व हो गया, ठीक है, 6 सेकंड से 10 सेकंड तक। आप देखिए अपने ग्राफ में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो। अब यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, मतलब अभी स्पीड 2 थी, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6, लेकिन एक बार ये जो स्पीड मेंटेन हो गई तो उसके बाद वो स्पीड चेंज नहीं हो रही। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेयर द स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट, ये ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है, मीन्स टाइम तो चेंज हो रहा है, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, बट स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ये पोर्शन आपका शो कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन। तो कौन सा पार्ट आपका यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है, फ्रॉम 6 सेकेंड, ग्राफ में 6 सेकेंड टू 10 सेकेंड विल शो द यूनिफॉर्म मोशन। 6 सेकेंड से 10 सेकेंड आपका यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, so students, this is the question number 9. So what is the question? State which of the following situations are possible. इसमें से आपको बताना है कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और उसके लिए आपको रीजन भी देना है। तो पहली कंडीशन है एन ऑब्जेक्ट, होपफुली मैंने फास्ट नहीं बोला, कि ये आपको बताना है कि इसमें इन दोनों सिचुएशंस में, पहली सिचुएशन कि एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बट जीरो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो बट वेलोसिटी जीरो, क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? अगर हाँ तो आपको इसका रीजन बताना है, ठीक है, ओके। सेकेंड कंडीशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कि ऑब्जेक्ट किसी दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा उसके, मतलब जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो पहले मैं बता दूं, हाँ, बोथ द सिचुएशंस आर पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो इसका एग्जांपल देना है। तो पहली कंडीशन, एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। देखो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि कभी भी अगर हम ऑब्जेक्ट को अपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, किसी ऑब्जेक्ट को अपने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, उसको ऊपर की तरफ फेंका है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ थ्रो किया? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ तक एक मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद फिर से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने लगता है। ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, कुछ हाइट तक वो जाएगा, उसके बाद फिर से वो रिटर्न होगा, ठीक है। तो जिस हाइट पे जाने के बाद वो रिटर्न होता है, उस हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, ठीक है। जिस हाइट पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो जाने के बाद रिटर्न होना स्टार्ट करता है, मतलब पहुंचा, उसके बाद वो वहां से गिरेगा, उस कंडीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो कैसी होती है? जीरो। कैसी वेलोसिटी होती है? जीरो। बट उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम ये एक्सेलरेशन कहाँ आया? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर में आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बट ये याद रखिए उस टाइम पे वेलोसिटी तो जीरो हो गई, फिर भी अर्थ, ठीक है, अर्थ जो है वो उसको अपनी डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है, पुल कर रही है, और किस एक्सेलरेशन से कर रही है? इट इज, वो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका आप आंसर देंगे यस, दिस कंडीशन इज पॉसिबल व्हेन वी थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, देन एट द मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी इज जीरो बट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर आप लोग देंगे, या फिर मैं इसका आंसर लिख भी देती हूँ, ठीक है। इस फर्स्ट का आंसर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, हमने ऊपर की तरफ फेंका है, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में ही हमने इसको थ्रो किया गया है। इट्स वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट, इट्स वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट या हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो बट acceleration but it has constant acceleration of 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम
सॉल्व करते टाइम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट को पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी जीरो होगी। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जहां से वो गिरना स्टार्ट करता है, ठीक है, उस पॉइंट पे जहां तक वो पहले पहुंचा फिर गिरना स्टार्ट करता है, तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, बट उस टाइम पे भी उसमें जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। Now coming to the second condition. Second condition is an object is moving in a certain direction but acceleration in the perpendicular direction. ऐसा कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो आपको पता होगा कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है, ठीक है। हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है, ये डायरेक्शन है। बट जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी? सेंटर की तरफ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी और इस टाइप की एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आप पढ़ेंगे आगे क्लासेस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिटेल में है, यहाँ नहीं है। बट ये याद रखिए कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव करता है, इन दैट कंडीशन उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होती है? सेंटर की तरफ। इस पॉइंट पे भी वो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है बट एक्सेलरेशन अभी भी कहाँ होगा? सेंटर की तरफ, ठीक है। सो ये है कंडीशन, मीन्स यू कैन राइट व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। देख दे रही हूँ मैं ये भी आंसर, आपका आंसर बी। क्या कंडीशन होगी? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है देन object is moving in a circular path in a certain direction with a acceleration in the perpendicular. आप डायरेक्ट लिख दो when an object is moving in the circular path। इसका डायरेक्ट आंसर होगा when an, ठीक है, when an object शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, is moving in a circular path, ठीक है, then in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। तब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसी सर्टेन डायरेक्शन पे, बट उसका जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये समझ में आया? क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है तभी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होगी। इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके, होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। Next and the last question. An artificial satellite is moving in a circular orbit. कोई एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है विद अ रेडियस। सर्कुलर ऑर्बिट मतलब मैं कुछ ऐसे बना सकती हूँ कि कोई सर्कुलर ऑर्बिट है जिसमें एक सैटेलाइट है जो मूव कर रही है जिसका रेडियस गिवन है। रेडियस कितना है? 42250 किलोमीटर। दिस इज द रेडियस, ठीक है, ये रेडियस होता है सर्कल का। कैलकुलेटेड स्पीड से 24 आवर्स। रेडियस गिवन है आपको 42250 किलोमीटर, टाइम गिवन है 24 आवर्स और आपको फाइंड करने हैं स्पीड। क्या फाइंड करना है? यू हैव टू फाइंड दी स्पीड। आपको स्पीड को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जस्ट अ मिनट। सो आपको मैंने बताया था कि किसी भी सर्कुलर पाथ में आपको फाइंड करनी है स्पीड। तो स्पीड इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं सर्कुलर पाथ में? डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? इट विल बी 2πr। सर्कमफ्रेंस के सर्कल की सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, ठीक है। 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब आप पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 रख सकते हो, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आएगा बस, ठीक है। रेडियस 42250 किलोमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा आपका 44/7 इंटू 42250। इसको हम पूरा मल्टीप्लीकेशन करके डिवाइड करेंगे तो योर आंसर विल भी, थोड़ा सा आंसर बड़ा है, 2657 1.43, ठीक
लिख देती हूँ 1.43 किलोमीटर। ये कैलकुलेट कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी है, आपका टाइम बचे इसके लिए मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन लिख दी है। आप 44 मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय 7 यू विल गेट 265571.43। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस। ठीक है, टाइम आपको पता है 2 आवर्स लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक, 24 आवर्स। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 26557143 अपॉन 24 आवर्स। ये किलोमीटर में है और ये आवर्स में है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यू विल गेट, आपको कुछ आंसर मिलेगा 11065 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि एनसीईआरटी में आज से किलोमीटर पर सेकंड में दिया है तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट इन किलोमीटर पर सेकंड। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, नॉट एन इशू। ठीक है, बट अगर आपको किलोमीटर पर सेकंड में आंसर देना है तो आप इसको डिवाइड कर दो बाय 60 इंटू 60 मीन्स 3600। क्यों? क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर आपको इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड कर सकते हैं, नहीं करना है तो आप एज इट इज आंसर छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप किसी का मन ही हो रहा है नहीं मैम किलोमीटर पर सेकंड में कर दीजिए, वैसे किलोमीटर पर आवर यूनिट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो हम कर सकते हैं, हम बता देती, मैं आपको बता दूं कैसे करेंगे। डिवाइडेड बाई 48 किलोमीटर है, आवर्स से सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये हो गया किलोमीटर में और ये हो गया सेकेंड में। देन आपका आंसर आएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द स्पीड। ये क्या हो गई? स्पीड। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम किलोमीटर पर आवर में ही रहने देते, किलोमीटर पर सेकंड में क्यों? क्योंकि ये वैल्यू बहुत लेंदी है, बहुत बड़ी वैल्यू है, बोलने में भी थोड़ा सा ऑड लगेगा, बड़ी वैल्यू है, इसलिए उसको शॉर्ट में करने के लिए हमने 3.07 किलोमीटर पर सेकंड, इसीलिए इसको हमने आवर्स के सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप आंसर किलोमीटर पर आवर में ही छोड़ देते हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कभी भी सर्कुलर ट्रैक में स्पीड फाइंड आउट करनी होगी तो डिस्टेंस हमेशा उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होती है। ठीक है, सो स्पीड सरकमफ्रेंस हमने निकाल लिया 2πr से। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम पाई की वैल्यू 22/7 रखें या 3.14 रखें। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर यहाँ पे 7 का मल्टीपल मिलता है तो आप रख सकते हो 22/7। अगर आपने 3.14 भी रख दिया तो भी कभी कोई आंसर आपका कट नहीं करेगा, वो भी सही ही होगा, थोड़ी सी वैल्यूज़ में डिफरेंस आएगा। ठीक है, बस इतना। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मैंने सारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, थैंक यू।